लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 15 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। हरिपुर के राजा करण सिंह राठौर का बाग बड़ी तैयारी से सजाया गया। रोशनी के सबब दिन की तरह उजाला हो रहा है। बाग की हर एक रविश पर रोशनी की गई थी। बाहर की रोशनी का इंतजाम भी बहुत अच्छा था। बाग के फाटक से लेकर किले तक जो एक कोस के लगभग होगा, सड़क के दोनों तरफ उजाला ही उजाला था। हजारों आदमी आ जा रहे थे। शहर में हर तरफ इस बार दरबार की धूम थी। कोई कहता था कि आज महाराज नेपाल की तरफ से राजा को पदवी दी जाएगी। कोई कहता था कि नहीं महाराज को यहाँ की रियाया चाहती है और या नहीं, इस बात का फैसला किया जाएगा और इस राजा को गद्दी से उतार कर दूसरे को राजतिलक दिया जाएगा। अच्छा तो यही होगा कि वीर सिंह को राजा बनाया जाए। हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, धूम मचावेंगे और जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार तरह तरह के चर्च शहर में चल रहे थे। शहर भर वीर सिंह का पक्षपाती मालूम होता था, मगर जो लोग बुद्धिमान थे उनके मुंह से एक बात ही निकलती थी कि वे लोग मन ही मन में न मालूम क्या सोच रहे थे। आज के दरबार में जो कुछ होना है, इसकी खबर शहर के बड़े बड़े रईसों और सरदारों को भी ज़रूर थी, मगर वे लोग ज़बान से इस बारे में एक शब्द भी न निकालते थे। बाग में एक आलीशान बारादरी थी। उसी में दरबार का इंतजाम किया गया। उसकी सजावट हद से ज़्यादा बड़ी हुई थी। खड़ग सिंह ने राजा को कहला भेजा था कि दरबार में एक सिंहासन भी रखना चाहिए, जिस पर पदवी देने के बाद आप बैठ जाएंगे। इसी तरह बारादरी के बीचों बीच में सोने का सिंहासन बिछा हुआ था। उसके दाहिनी तरफ राजा के लिए और बाईं तरफ नेपाल के सेनापति खड़ग सिंह के लिए चांदी की कुर्सियां रखी गई थी और सामने की तरफ शहर के रईसों और दरबारों के लिए दुपट्टी मखमली गद्दी की कुर्सियां लगाई गई थी। सजावट का सामान जो दरबार में के लिए मुनासिब था, सब दुरुस्त किया गया था। चिराग जलते ही दरबार के लोगों की आवाज़ शुरू हो गई और पहर रात जाते जाते दरबार अच्छी तरह भर गया। राजा करण सिंह और खड़ग सिंह भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। नाहर सिंह, वीर सिंह और बाबू साहब भी दरबार में बैठे हुए थे, मगर बाबा जी अपने मुख पर नकाब डाले एक कुर्सी पर बिरजा रहे थे, जिनको देख लोग ताज्जुब कर रहे थे और राजा इस विचार में पड़ा हुआ था कि ये कौन है। राजा या राजा के आदमी नाहर सिंह को नहीं पहचानते थे, पर वीर सिंह को बिना हथकड़ी बेड़ी के स्वतंत्र देखकर राजा की आंखें क्रोध से कुछ लाल हो रही थीं, मगर यह मौका बोलने वाले का न था, इसलिए चुप रहा। हाँ, राजा की 2000 फौज चारों तरफ से बाग को घेरे हुए थी और राजा के लोग मुसाहिब लोग इस दरबार में कुर्सी पर न बैठे के न मालूम किस धुन में चारों तरफ घूम रहे थे। सेनापति खड़ग सिंह के भी 400 आदमी बहादुर लड़ाके जो नेपाल के साथ आए थे, बाहर चारों तरफ बैठकर फैले हुए थे। नाहर सिंह के 100 आदमी भी भीड़ में मिले जुले चारों तरफ घूम रहे थे। बाग के अंदर 2000 से ज़्यादा आदमी मौजूद थे, जिसमें 500 राजा की फौज थी और बाकी रियाया। जब दरबार अच्छी तरह भर गया, खड़ग सिंह ने अपनी कुर्सी उठाकर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं महाराज नेपाल का सेनापति जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया हूँ, उसे पूरा करता हूँ। आज का दरबार केवल 2 कामों के लिए किया गया है। एक तो इस राज्य के दीवान वीर सिंह का, जिसके ऊपर राजकुमार का खून साबित हो चुका है, फैसला किया जाए। दूसरा, राजा करण सिंह को अधिराज की पदवी दी जाए। इस समय लोग इस विचार में पड़े होंगे कि वीर सिंह, जिस पर राजा के मरने का इल्ज़ाम लग चुका है, बिना हथकड़ी बेड़ी के यहाँ क्यों दिखाई देता है। इसका जवाब मैं यह देता हूँ कि एक तो वीर सिंह यहाँ के राजा का दीवान है, दूसरा, इसे भरे हुए दरबार में वह किसी तरह भाग नहीं सकता। तीसरे, परसों राजा के आदमियों ने उसे बहुत जख्मी किया है, जिससे वह खुद कमज़ोर हो रहा है। चौथे, वीर सिंह को इस बात का दावा किया कि वह अपनी बेकसूरी साबित करेगा। अस्तु वीर सिंह को हुक्म दिया जाता है कि उसे जो कुछ कहना हो कहे।
इतना कहकर खड़क सिंह बैठ गए और वीर सिंह ने अपनी कुर्सी से उठकर कहना शुरू किया, आप लोग जानते हैं और कहावत मशहूर है कि जिस समय आदमी अपनी जान से नाउम्मीद होता है, जो उसे कुछ जी में आता है कहता है और किसी से नहीं डरता। आज मेरी भी वही हालत है। यहाँ के राजा करण सिंह ने राजकुमार के मरने का बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है। उसने अपने लड़के को तो कहीं छिपा दिया है और गरीब रियाया का खून करके मुझे फंसाना चाहता है। आप लोग ज़रूर कहेंगे कि राजा ने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में मैं कहता हूँ कि राजा करण सिंह असल में मेरा बाप का खूनी है। पहले यह मेरे बाप का गुलाम था। मौका मिलने पर उसने अपने मालिक को मार डाला और अब उसके बदले में राज्य कर रहा है। पहले तो राजा को मेरा डर न था, मगर जब से नाहर सिंह ने राजा को सताना शुरू किया है और यहाँ की रियाया मुझे मारने लगी, तब से राजा को मेरे मारने की धुन सवार हो गई। नाहर सिंह भी बेफ़ायदा राजा को नहीं सताता। वह मेरा बड़ा भाई है और राजा से अपने बाप का बदला लिया चाहता है। करण सिंह राठौर, नाहर सिंह सुंदरी और तारा को अपना कुल किस्सा जो ऊपर लिख आए हैं खुल कहने के बाद अब आप लोग इन दोनों बातों का अर्थात जो एक तो मुझ पर झूठा जुल्म लगाने का, दूसरा मेरे पिता को मारने का सबूत चाहेंगे। इनमें से एक बात का सबूत तो मेरा बड़ा भाई नाहर सिंह देगा, जिसका असल नाम विजय सिंह है और जो इसी दरबार में मौजूद है तथा सिवाय राजा के और किसी का दुश्मन नहीं है। और दूसरी बात का सबूत कोई और आदमी देगा जो शायद यहीं कहीं मौजूद है। इन बातों को सुनते ही चारों तरफ से त्राही त्राही की आवाज़ आने लगी। राजा के तो होश उड़ गए। अब राजा को विश्वास हो गया कि यह दरबार केवल इसलिए लगाया गया है कि यहाँ की कुल रियाया के सामने मेरा कसूर साबित कर दिया जाए और मैं नालायक और बेईमान ठहरा जाऊँ। यह सिंहासन भी शायद इसलिए रखवाया गया है कि मैं इस पर रियाया की तरफ से नाहर सिंह या वीर सिंह को बिठाया जाए। उफ, अब किस तरह जान बचती नज़र नहीं आती। मेरा कर्मों का फल आज पूरा हुआ चाहता है। अगर मैं अपनी फ़ौज का इंतज़ाम न करता तो मुश्किल हो चुकी होती, लेकिन अब तो एक दफ़े दिल खोल कर कह डालूं, लेकिन ज़रा और ठहरना चाहिए। देखे वह अपनी दोनों बात का सबूत क्या पेश करता है। नाहर सिंह कौन है, सबूत लेकर आगे बढ़े तो देखें उसकी सूरत कैसी है। राजा इन सब बातों को सोच ही रहा था कि उधर वीर सिंह की बात समाप्त होते ही नाहर सिंह, जिसका नाम अब विजय सिंह लिखेंगे, अपनी कुर्सी से उठा और वह चिट्ठी जो उसने रामदास की कमर से पाई थी खड़क सिंह के हाथ में यह कहकर दे दी कि एक सबूत तो यह है। खड़क सिंह ने उस चिट्ठी को खड़े होकर जोर से सभा को सुनाकर पढ़ा और चिट्ठी वाला हाथ ऊंचा करके कहा, एक बात का सबूत तो बहुत पक्का मिल गया। इस चिट्ठी में राजा का दस्तखत के सिवाय उसकी मोहर भी है, जिससे वह किसी तरह इनकार नहीं कर सकता। चिट्ठी को सुनते ही चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, लानत है ऐसे राजा पर, लानत है ऐसे राजा पर। खड़क सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे कि बाबू जी उठ खड़े हुए, मुंह पर नकाब हटाकर सिंहासन के पास चले गए और जोर से बोले, दूसरी बात का सबूत मैं हूँ। सभा की तरफ देखकर, राजा तो मुझे देखने ही पहचान गए होगा कि मैं फलाना हूँ, मगर आप लोग यह सुनकर घबरा जाएंगे कि वीर सिंह का बाप करण सिंह, जिसने राजा ने जहर दिया था और जिसका किस्सा अभी वीर सिंह अपने लोगों को सुना चुका है, मैं ही हूँ। मेरी जान बचाने वाले का भाई भी इस शहर में ही मौजूद है। हाँ, यदि राजा का जोश कोई रोक सके तो मैं आप लोगों को अपने विचित्र हाल सुनाऊँगा, मगर ऐसा आशा नहीं। बेईमान राजा की जल्दबाजी आप लोगों को मेरा किस्सा सुनने न देगी। देखिए देखिए, वह बेईमान कुर्सी से उठकर मुझ पर वार किया चाहता है। नमक हराम और विश्वासघाती को अब भी शर्म मालूम नहीं होती, और वह बाबूजी की बातें यूं पूरी हो सकती थी। बेईमान राजा का दिल उसके काबू में न था और न वह यही चाहता था कि बाबाजी करण सिंह यहाँ रहे और उनकी बातें कोई सुने। वह बहुत कम देर तक बेखुद रहने व एकदम चीख उठा और म्यान से तलवार खींच अपने आदमियों को यह कहते हुआ कि मारो, इन लोगों को एक भी बचने न पावे, उठा और बाबाजी पर तलवार का वार किया। बाबाजी ने घूमकर अपने को बचा लिया, मगर राजा के सिपाही और सरदार लोग वीर सिंह और उसके पक्षपातियों पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई और फर्श पर खून ही खून दिखाई देने लगा। वीर सिंह के पक्षपाती बहादुर के सामने कोई ठहरता न दिखाई दिया।
राजा करण सिंह से बहुत से आदमी वहां मौजूद और 2000 फौज भी बाहर खड़ी थी, जिसका अफसर इस बात दरबार में मगल बेकाम किसी के दिल को खोली लड़ाई